शुरुआत हम यहाँ पर चीनी के साथ कर लेते हैं क्योंकि प्राइसेस नियर रिकॉर्ड हाईज भारतीय बाजारों में बनते हुए नजर आए हैं। प्रकाश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही चर्चा, क्योंकि सरकार काफ़ी कोशिशें कर चुकी है कि भाव नियंत्रण में रहें। स्टॉक लिमिट हमने लगता हुआ देखा है, सरकार की तरफ से रिटॉरिक भी है, फिजिकल वेरिफिकेशन है, मिल्स को चेतावनी भी दे दी गई है। उसके बावजूद हर दिन प्राइसेस कुछ कुछ बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप ये मूवमेंट? ये जो मोमेंट है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट रहने वाली चीज नहीं है। तो बहुत बहुत ज्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है। लगातार एक के पीछे एक डिसीजन लेते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कूल डाउन हो जाएगी आने वाले दिनों में। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि प्राइस राइज यहाँ पर टेम्पररी है। आगे जाकर जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को मालूम है कि इस बार का जो 1 नवंबर को शुगर स्टॉक भारत में होगा वो डेकेड्स लो पर होगा शायद। क्या वो एक चिंता है? नहीं, वो तो जरूर है, क्योंकि जैसे आप जानते हो मनीषा जी कि देयर वाज अ टाइम कि 60 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक रहता था इंडिया में। वो पिछले 2 साल से 50 लाख टन में भी कंफर्टेबल रहा है। 50 लाख टन के साथ हमने ओपनिंग स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे लगता है कि इस साल का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक रहने वाला है, वो हिस्टोरिकली सबसे लो होगा, ये जरूर है। लेकिन उसके ऊपर काफी कुछ सॉल्यूशंस डिस्कशन में है। जैसे अभी चीनी मिलें अगर जल्दी शुरू हो जाती है, अक्टूबर में कुछ चीनियां आ जाती है, तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, वो बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। जो एज ऑफ नाउ बातचीत है कि शायद हम शुगर इंपोर्ट होता हुआ देखें सरकार की तरफ से टेम्पररीली अगले आने वाले 1 महीने के लिए, आपको लगता है वो प्रीमेच्योर है एज अ कॉन्वर्सेशन? मैं प्रीमेच्योर नहीं कहूंगा। अभी देखिए, बहुत सारे सोल्यूशन स्टेज लिए गवर्नमेंट ने। जैसे स्टॉक लिमिट जो लिया है उसको शायद और कम कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा शुरू है। फिर कोटा की मॉनिटरिंग और बेहतर कर सकते हैं। एंड देन फिजिकल वेरिफिकेशन जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक था, वो शायद आगे आगे भी चल सकता है, नवंबर तक। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए मेरे ख्याल से असली नंबर्स बाहर आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। और लास्ट में खैर ये जो रिपोर्ट की बात चल रही है, वो भी एक सॉल्यूशन है उनके हाथ में, लेकिन अभी डिस्कशन स्टेज में है। अगला सवाल मेरा एथेनॉल की तरफ है, क्योंकि चीनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन एनी केस कम होता हुआ नजर आया है। इंडिया में एथेनॉल अब मेज और राइस के द्वारा ज़्यादा बनने लगा है। जिस तरह की स्थिति में हम फिलहाल हैं, और जैसे आपने कहा कि हिस्टोरिकली लो स्टॉक्स हम बनता हुआ देखेंगे नए सीजन की शुरुआत के समय पे, ये मान के चला जाए कि शायद ही कुछ डाइवर्जेंस इस बार केन की तरफ से एथेनॉल में जाता हुआ नजर आए। बहुत बड़ा अचरज नहीं होगा उसमें, क्योंकि जितनी चीनी बच सकती है उतनी बचाने की कोशिश में गवर्नमेंट है। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि चीनी उद्योग से बिल्कुल ही इथेनॉल नहीं लेंगे। ये तो बैलेंस रहेगा ग्रेन और शुगर इंडस्ट्री के बीच में। अब कितना हिस्सा हमारे से लेंगे, कितना उनसे लेंगे, अभी टाइम विल डिसाइड, क्योंकि 1 नवंबर अभी दूर है। इथेनॉल का साल, नया साल शुरू होता है 1 नवंबर से। तो देखते हैं अगले टेंडर में क्या, किस तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन ग्रेन एंड शुगर इंडस्ट्री, वो सामने आती है। आपने जैसे कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एज ऑफ नाउ जारी हैं। फेस्टिवल डिमांड शुगर की किस तरह से बनती हुई नज़र आ रही है? क्या सारा का सारा इसी वजह से है कि मांग भी है सामने और स्टॉक नहीं है, मिल्स होल्ड कर रही हैं, काफ़ी कुछ एक साथ यहाँ पर निकलता हुआ दिखा? देखो, फिजिकली स्टॉक है। आप अगर फिजिकल की बात करते हो तो जरूर स्टॉक है। वो स्टॉक मिल के पास है या ट्रेडर के पास है या पाइपलाइन में है, कहीं ना कहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट की कोशिश चल रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए जैसे स्टॉक बाजार में आते जाएगा, ये रेट पुलिंग हो जाएगी। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ फेस्टिवल, तो हम लोग ऑलरेडी फेस्टिवल सीजन में आ चुके हैं। आने वाले पीरियड में अभी गणपति उत्सव है, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे चीनी लगेगी। उसके बाद दशहरा है, फिर दिवाली है, फिर पूजा है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग ओनली दिस ईयर। हर साल आप अगस्त से लेकर नवंबर तक ये फेस्टिवल सीजन में चीनी के दाम अच्छे रहते हैं। तो दिस इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग। क्या मौसम एक कंसर्न है? क्योंकि एल निनो है और उसका इम्पैक्ट सिर्फ हम नहीं देख रहे, थाईलैंड भी देख रहा है, यूरोप में कुछ चीनी की कमी है, ब्राजील ज़्यादा एथेनॉल की तरफ जा रहा है, कम शुगर की तरफ जा रहा है। क्या आप कहेंगे ये ग्लोबल सिनेरियो है फिलहाल?
इस एल नीनो की जरूर हमें फिक्र है, क्योंकि एल नीनो ने बहुत ज्यादा बारिश जून जुलाई में लाई, लेकिन अगस्त के बाद 15 अगस्त के अभी जो 3rd वीक अगस्त से लेके दिसंबर तक शायद सुपर एल नीनो का असर दिखने जा रहा है। और उसकी मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से 2 तरीके से नुकसान हो सकता है। एक तो स्टैंडिंग केन खैर निकल गया अभी, लेकिन जो अगले साल 27-28 में जो केन गन्ना आने वाला है उसकी लागत अभी होती है, तो उस पर असर आ सकता है। खैर वेदर इट्स ऑल अनसर्टन, अभी सुपर इफेक्ट किस हद तक आएगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ असर जरूर चीनी पे और गन्ने के ऊपर आ सकता है। प्रकाश जी, एक फाइनल क्वेश्चन देन, और जिस तरह से हमने ब्राज़ील को हमेशा करता हुआ देखा है कि काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती हैं वहाँ पर मिलें, कि शुगर में ज़्यादा पैसा है, डिमांड है तो वहाँ जाए, एथेनॉल में ज़्यादा पैसा है, जिस तरह से क्रूड प्राइसेस आई हैं तो वहाँ जाते हैं, जिस तरह का अभी सिनेरियो है इंडियन मार्केट्स के लिहाज से, जिस तरह से चीनी के प्राइसेस बढ़े हैं, एथेनॉल में प्राइस रिविजन नहीं हुआ है, आप कहेंगे ज़्यादा मिलें यहाँ पर शुगर की तरफ ही, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगी? क्वाइट नेचुरल, बिकॉज जिसमें 2 पैसे ज्यादा मिलने वाले हैं उसी की तरफ वो जाएंगे। उसमें कोई, लेकिन हमने जो सी मोलेसिस से तो तीन तरीके से हमारी इथेनॉल बनती है, सी, बी हेवी एंड सिरप जूस। तो सिरप जूस और बी हेवी से अगर नहीं होते तो सी हेवी से माध्यम से इथेनॉल जरूर होगा। और यस, प्रायोरिटी विल बी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर शुगर एंड अर्निंग मोर, दैट्स फॉर श्योर। ऑलराइट प्रकाश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और ये इंटरेक्शन अकोमोडेट भी करने के लिए। वेल, ये तो बात हुई चीनी